तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, तो इसके बारे में आज नॉलेज लेंगे हम। ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रॉलेट एक्ट दूसरा नाम देखें तो इसे काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? काला कानून या ब्लैक लॉ भी कहते हैं। ये जो हमारा कानून है 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में पारित किया गया था। क्या ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? भारत के अंदर ये पारित किया था। इस अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में उभरते हुए जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसको कुचलने के लिए लाया गया था। भारत में क्या है, पहला विश्व युद्ध खत्म होता है। क्यों? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में ये वादा किया जाता है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन भारत को स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इस वजह से भारत में क्या राष्ट्रवादी आंदोलन उभर जाते हैं, और उभरे हुए राष्ट्रवादी आंदोलनों को कुचलने के लिए ये हमारा रॉलेट एक्ट, ये काला कानून लाया जाता है। इस कानून ने सरकार को असीमित शक्ति दे दी। क्या? इस कानून के कारण क्या है, सरकार को बहुत सारी शक्तियां मिल जाती है, जिसके कारण भारतीय जनता में व्यापक आक्रोश फैल जाता है। जिसके कारण क्या होता है, भारतीय जनता में आक्रोश बहुत तेज हो जाता है। शुरुआत करते हैं हमारा रॉलेट एक्ट किन परिस्थितियों में भारत में आया था। तो शुरू करें रॉलेट एक्ट की पृष्ठभूमि की। तो पहली बात आती है पहला विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद। पहला विश्व युद्ध जो हमारे 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान हमारे ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से युद्ध में सहयोग मांगा था, और भारतीय ने युद्ध में सहयोग दिया भी था। और इसके बदले में स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का वादा किया था कि हम जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन दे देंगे। लेकिन युद्ध भी समाप्त हो गया और सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता देने की बजाय एक दमनकारी कानून ले आए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में हुआ था, उसके द्वारा कुछ राजनीतिक सुधार किए गए थे, लेकिन ये सुधार भारतीय को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये सुधार बहुत ही मामूली से थे, जिनसे क्या भारतीय जनता को कोई खास तसल्ली या फिर क्या कहते हैं आराम नहीं मिला। अब क्या होता है, हमारे जस्टिस रॉलेट है, तो इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। क्या? जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। तो 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति का गठन किया। किसका? सेडिशन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे रोका जाए। तो एक सेडिशन समिति है, या सेडिशन कमेटी है, इसका गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन है? सिडनी रॉलेट। 1917 में जो ये पता लगाएगी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे रोका जाए। फिर सेडिशन कमेटी है, तो इसने अपनी सिफारिशें दे दी, और इनकी सिफारिशों के आधार पर 1919 में 2 कानून पारित किए गए। कितने? 2 कानून पारित किए गए, जिन्हें कुल मिला के रॉलेट एक्ट कहा जाता है, या फिर कहते हैं अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 कहा जाता है। तो दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट, या फिर हमारे अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 कहा जाता है। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट का। तो रॉलेट एक्ट का मूल नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। क्या? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। अंग्रेजी में कहे अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 था। अब बात करेंगे हमारे रॉलेट एक्ट में प्रावधान क्या क्या थे। रॉलेट एक्ट के प्रावधानों की बात करें तो कोई मुकदमा या कोई वकील नहीं। इसका मतलब है इस कानून के तहत बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाने की भी जरूरत नहीं। फिर न्यायिक समीक्षा का भाव। कैदी को तो आपने किसी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कैदी को जमानत का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, और न ही उन्हें अपने बचाव के लिए वकील रखने की अनुमति दी जाती थी। तो कैदियों को जमानत का भी अधिकार नहीं था, न ही उन्हें अपने बचाव के लिए वकील रखने की अनुमति थी। फिर अखबारों और पत्रिकाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो सरकार को प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का अधिकार दे दिया गया। क्या किया गया? सरकार को प्रेस पर सेंसरशिप लगाने का अधिकार भी दे दिया गया। संदिग्ध व्यक्ति थे। क्या? संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की बात करें
तो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर नज़रबंद किया जा सकता था। क्या? किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर नज़रबंद किया जा सकता था। भाई इस पे संदेह है कि ये क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा है या कर सकता है, तो इसको नज़रबंद किया जा सकता था। कोई अपील का अधिकार नहीं। इस कानून के तहत सरकारी फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। तो इसमें ये भी एक तथ्य था कि कोई अपील नहीं। तो 5 तथ्य थे इस रॉलेट एक्ट के खास खास। कोई मुकदमा या वकील नहीं, न्यायिक समीक्षा का अभाव, अखबारों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी, कोई अपील का अधिकार नहीं। तो ऐसे कर 5 इसके अंदर खास खास बातें। रॉलेट एक्ट आ गया। अब रॉलेट एक्ट पे हमारे भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने क्या कहा इसके लिए। इस कानून का विरोध करते हुए महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। क्या इसे काला कानून कहा महात्मा गांधी जी ने और सत्याग्रह शुरू कर दिया। मोतीलाल नेहरू ने रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा। क्या? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून मतलब विदाउट अपील, विदाउट लॉयर और विदाउट हियरिंग, ऐसा कानून था। तो ये ध्यान रखना किसने कहा, हमारे मोतीलाल नेहरू ने, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता भी इस कानून के खिलाफ थे। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह सभा की शुरुआत कर दी। क्या? भाई हम इसके क्या खिलाफ सत्याग्रह करेंगे, तो रॉलेट सत्याग्रह सभा की शुरुआत की, जिसमें पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन हुए थे। इस सत्याग्रह सभा के अंतर्गत क्या हुआ कि पूरे देश में हड़तालें भी हुई और प्रदर्शन भी किए गए। हमारे 6 अप्रैल 1919 को बॉम्बे में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इसी के कारण क्या मजदूरों ने हड़ताल कर दी, कब? 6 अप्रैल 1919। अब स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने कहा कि भैया गांधी जी को कि आप पूरे बम्बई में और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, आप कुछ समय के लिए दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो क्रांतिकारी हैं उनको अपना संबोधन दे और अपने सत्याग्रह के मार्ग के बारे में बताए। तो उनको गांधी जी को दिल्ली बुलाया गया उनके सत्याग्रह के मार्ग के बारे में सबको बताने के लिए। जब गांधी जी दिल्ली जा रहे थे तो सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, तो सरकारी आदमी ने हरियाणा के पलवल नाम की जगह पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया कि अब गांधी जी यदि दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मतलब बॉम्बे वापस भेज दिया। तो इस तरह से गांधी जी का पार्ट था इसमें। फिर आता जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो हमारे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो अप्रैल 1919 को पंजाब में सरकार के द्वारा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कि हमारे इसी कानून के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत क्या किया गया, 2 नेता थे हमारे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया अप्रैल 1919 में। 10 अप्रैल 1919 को इस गिरफ्तारी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के समर्थक थे। कौन कौन? जो ये गिरफ्तार किया था हमारे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इनके जो समर्थक थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। क्योंकि इनको गिरफ्तार क्यों किया? और इस दौरान क्या 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है। इस आंदोलन के दौरान क्या होता है, 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है। इसी वजह से पंजाब में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। मार्शल लॉ के तहत एक ही नियम था कि कोई भी 3 आदमी या 5 आदमी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ बातें नहीं कर सकते और समूह नहीं बना सकते, घर के अंदर ही रहेंगे जब तक कि मार्शल लॉ लगेगा। लेकिन हमारे वैसाखी का मेला आ जाता है। क्या आता है? वैसाखी का मेला आ जाता है। तो वैसाखी के मेले के पर्व पर हमारे अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जो हमारा अमृतसर है, तो अमृतसर में थोड़ी सी दूरी है, जो हमारा स्वर्ण मंदिर है उससे थोड़ा दूरी पर हमारे जलियांवाला बाग है। वहाँ पे एक शांतिपूर्ण उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। किसका? वैसाखी का। क्या? वैसाखी के मेले का शांतिपूर्ण उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने इस सभा पर अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दिया, जिससे हजारों निर्दोष लोग मारे गए। तो ऐसा होता है कि वो शांतिपूर्ण जो फेस्टिवल मना रहे थे उनके ऊपर क्या गोलीबारी का आदेश दिया और हजारों निर्दोष लोग इससे मारे जाते हैं। इस घटना ने पूरे भारत में क्या ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा फैला दी कि ऐसे कैसे ब्रिटिश शासन के तहत किसी को मारा जा सकता है। फिर देखते हैं रॉलेट एक्ट को खत्म किया गया कैसे, प्रभाव निरसन की। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ बढ़ते विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे वापस लिया। 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को और भी बल मिला और 1922 में ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को खत्म कर दिया। अब निष्कर्ष के रूप में देखें इस कानून की,
तो रॉलेट एक्ट भारतीय इतिहास में क्या रॉलेट एक्ट क्या भारतीय इतिहास में ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का एक काला अध्याय था। यह कानून का ब्रिटिश हुकूमत के तानाशाही रवैये को दिखाता था। ये क्या करता था, ब्रिटिश हुकूमत के तानाशाही रवैया था, इसको दिखाता था। लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी जी के सत्याग्रह ने इससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का बड़ा कारण बना दिया। अब शॉर्ट में देखिए इसको, तो इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और नजरबंदी की अनुमति दी गई थी इसमें। भारतीयों ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका साफ साफ परिणाम था। जो रॉलेट एक्ट था इसका 1922 में इसे खत्म कर दिया गया। रॉलेट एक्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने ब्रिटिश शासन के अंत की नींव रखी। तो इस तरह से आज हमने रॉलेट एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।